हाँ, आज का सेशन एक सेपरेट सेशन होगा, एक सेपरेट आपकी क्लास होगी जो महाभारत के ऊपर अगर आपसे निबंध भी पूछे, महाभारत पे ऐसे भी पूछे या महाभारत के ऊपर बड़ा क्वेश्चन पूछे तो यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली अपन को अच्छे से करना है, पॉइंट बना बना के अपन को लिखना है। ठीक है, इस चैप्टर में हालांकि अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट बड़ा क्वेश्चन कम चांस है, लेकिन छोटा क्वेश्चन भी आएगा तो मेरी अकॉर्डिंग समझना है कि क्या होगा। लेकिन ये जो निबंध है ये हर जगह लैंग्वेज में भी, हिंदी वगैरह में पूछा जा सकता है, सब में काम आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बुक के पीछे चैप्टर के लास्ट में जो दे रखा, तो चैप्टर है कि जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन है कि भारतीय साहित्य के प्रसिद्ध इतिहासकार मॉरिस विंटरविट्ज ने महाभारत के बारे में लिखा था कि चूंकि महाभारत संपूर्ण साहित्य का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब पूरा जितना भी साहित्य है उस साहित्य का मतलब रिप्रेजेंटेटिव करता है, उसका मतलब ऐसा मान लीजिए लीडर है ये। ठीक है, बहुत सारी और अनेक प्रकार की चीज़ें इसमें निहित है। वह का मतलब महाभारत भारतीयों की आत्मा की अगाध गहराई को एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, इस पर चर्चा कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। दिस इज व्हाट अ फेमस हिस्टोरियन ऑफ इंडियन लिटरेचर मॉरिस विंटरविट्ज वो रोट अबाउट द महाभारत जस्ट बिकॉज द महाभारत रिप्रेजेंट्स मोर ऑफ एन एंटायर लिटरेचर and contains so much and so many kinds of things. It gives us an insight into the most profound depths of the soul of the Indian folk. Discuss. इस पर अपन को चर्चा करनी है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ जाता है या 3 मार्क्स में आ जाता है, लघुत्रात्मक आ जाए, अगर मतलब कि अपन कह दिए शॉर्ट में आ जाए, तो ये 11 पॉइंट आपको लिखना है इसके अंदर। ये आंसर स्टार्ट हो गया है कि महाभारत, आपको पता है जो शुरुआत में चैप्टर स्टार्ट किया था वो थोड़ी बातें लिख सकते हो, महाभारत में कितने श्लोक है, महाभारत हमारा प्राचीन ग्रंथ, वो सब बातें लिख दी। उसके बाद में कि महाभारत की अपन जो इस आज के सेशन में पढ़ेंगे वो महाभारत की भाषा यानी कि लैंग्वेज ऑफ महाभारत, उसकी विषय वस्तु यानी कि कंटेंट पढ़ेंगे, महाभारत का ऐतिहासिक क्या महत्व है यानी कि हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ महाभारत, महाभारत का साहित्य क्या महत्व है यानी लिटरेरी इंपॉर्टेंस ऑफ महाभारत, और महाभारत भारतीय ज्ञान का विश्वकोश है, इसके बारे में पढ़ेंगे। महाभारत यानी एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन नॉलेज या महाभारत का नीतिबोध पढ़ेंगे यानी कि नीतिबोध जिसको अपन प्रीचिंग ऑफ महाभारत, अपन दार्शनिक महत्व पढ़ेंगे महाभारत का, सोसाइटी डिस्क्राइब इन महाभारत पढ़ेंगे, अपन महाभारत में आदर्श पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि फिलोसॉफिकल इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, महाभारत का सामाजिक मूल्य अपन पढ़ेंगे इसके अंदर यानी सोशल वैल्यू ऑफ महाभारत पढ़ेंगे, और महाभारत में धार्मिक जीवन कैसा था, रिलीजियस लाइफ पढ़ेंगे। कुल मिला के 11 पॉइंट है, प्रॉपर तरीके से अपने इसको टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, एक एक उठाते हैं। पहले महाभारत के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। सिर्फ महाभारत के बारे में आ जाए तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका तैयार है यहाँ पर, लेकिन हालांकि लिखेंगे हम पूरे 11 पॉइंट, लेकिन पहले ये इसको जान लेते हैं। महाभारत महाकाव्य, जो महाभारत महाकाव्य है, ये महाकाव्य सांस्कृतिक एवं साहित्य दोनों दृष्टियों से अपना विशिष्ट महत्व रखता है। बिल्कुल सही है, संस्कृति और साहित्य की, लिटरेचर में भी बहुत बड़ा योगदान है और कल्चर में भी बहुत बड़ा योगदान है। ये संपूर्ण साहित्य का प्रतिनिधित्व करता है, जितना भी साहित्य लिखा गया है उसका ये सबसे मेन है। ठीक है, ये चीज़ है, यानी कि इट रिप्रेजेंट द एंटायर लिटरेचर। फिर आगे, महाभारत वस्तुतः वर्तमान में धार्मिक एवं लौकिक भारतीय ज्ञान का विश्वकोश है। महाभारत इज एक्चुअली एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजियस एंड टेम्परल इंडियन नॉलेज एट प्रेजेंट। फिर इसमें तत्कालीन धर्म, अभी एट प्रेजेंट जो धर्म है, समाज है, जीवन मूल्य है, वर्णाश्रम व्यवस्था है। वर्ण मतलब अपन 4 वर्ण पढ़े थे ना, सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन वर्णाश्रम व्यवस्था के बारे में लिखा हुआ है, आदर्शों का सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। ठीक है, साहित्यिक परंपरा में महाभारत के रचयिता ऋषि व्यास माने जाते हैं, पढ़ लिया था अपने स्टार्टिंग चैप्टर में। इसकी रचना लगभग 500 ईसा पूर्व से 1 वर्ष तक होती रही है। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा, बहुत ईजी सी फॉर्मेट है। ये द महाभारत एक्चुअली ये हो गया। और अपन यहाँ इन दिस द कंटेम्प्रेरी रिलीजन, सोसाइटी, लाइफ वैल्यूज, वर्णाश्रम सिस्टम एंड आइडियल्स हैव बीन ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्ड इन द लिटरेरी ट्रेडिशन। द ऑथर ऑफ महाभारत इज कंसिडर्ड टू बी ऋषि व्यास, जिनको माना जाता है, और इट वॉज कंपोज अराउंड 500 BC एंड वॉज कंटेंट ओवर ए पीरियड ऑफ अबाउट 1000 ईयर्स। ठीक है, ये बात हो गई। फिर महाभारत की भाषा, लैंग्वेज ऑफ महाभारत। तो महाभारत का मूल पाठ संस्कृत भाषा में, एक्चुअल में तो ये संस्कृत भाषा में लिखी हुई है, लेकिन ये मत सोचना कि संस्कृत में तो मुश्किल है, नहीं, संस्कृत भाषा में, परंतु महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत वेदों तथा प्रशस्तिक संस्कृत में कहीं अधिक सरल है, बहुत ईजी वे में। संस्कृत से तो काफ़ी ईजी लिखा हुआ है, हालांकि भाषा संस्कृत यूज हुई है, लेकिन बहुत ईजी वे में लिखा हुआ है, तो लैंग्वेज हो जाएगी संस्कृत। इट ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ महाभारत इज इन संस्कृत लैंग्वेज। हाउएवर द संस्कृत यूज्ड इन महाभारत इज फार
सिमिलर देन द ऑफ वेदास और द प्रशिष्ट, ये हो जाएगा, ठीक है, प्रशस्त जिन्हें बोलते हैं। फिर विषय वस्तु, तो इतिहासकार महाभारत की विषय वस्तु को दो मुख्य शीर्षकों के अंतर्गत इसको बांटते हैं, एक आख्यान, दूसरा उपदेशात्मक। दोनों के बारे में अलग अलग कंटेंट को ध्यान से समझो कि जितने भी हिस्टोरियंस हुए हैं, हिस्टोरियंस यूजुअली क्लासिफाई द कंटेंट ऑफ द प्रेजेंट टेक्स्ट अंडर टू ब्रॉड हेड्स, पहला नैरेटिव और दूसरा डिडक्टिव, ठीक है। अगर आख्यान की बात करें, नैरेटिव की बात करें, तो नैरेटिव में रखा गया कहानियों को, स्टोरी को रखा गया है, यानी कि इसके अंदर किसको रखा है, आख्यान में कहानियों का संग्रह है, तथा उपदेशात्मक भाग में सामाजिक आचार विचार के मानदंडों का चित्रण है। और ठीक है, यहाँ तक मतलब आख्यान के अंदर, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि नैरेटिव के अंदर तो अगली स्टोरियाँ, जितनी भी कहानियाँ वगैरह हुई जो वो कहानियाँ। दूसरा डिडक्टिव, यानी कि आख्यान वो उपदेशात्मक, उसमें समाज कैसा था, सोसाइटी कैसी थी, उसमें लोग आपस में आचार विचार उनके कैसे ढंग से रहते थे, उन सब के मानदंड इसके अंदर है। द नरेटिव कंटेन स्टोरीज एंड सेक्शन दैट कंटेन प्रिस्क्राइप्शन अबाउट सोशल नॉर्म्स इज डिजाइनेड एंड डिक्टेटेड, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ये यहाँ से नीचे वाला लाइन से लिखना, अधिकतर इतिहासकार इस बात पर एग्री हैं, सहमत हैं कि महाभारत वस्तुतः एक भाग में नाटकीय कथानक था जिसमें उपदेशात्मक अंश बाद में जोड़े गए। ये कुछ अधिकांश इतिहासकार ये कहते हैं कि एक्चुअली जब महाभारत लिखा गया था, ऐसा मान लीजिए महाभारत के बारे में, तो महाभारत पहले एक भाग में नाटकीय कथानक ही था, बस मतलब जो ऐसा मान लीजिए आख्यान ही था उसमें, जिसमें नाटकीय कथानक था। बाद में ये उपदेशात्मक को तो बाद में जोड़ा गया था, पहले ये नहीं था, ये चीज़ है, काफ़ी हिस्टोरियन ये कहते हैं। तो हाउएवर जनरली हिस्टोरियंस एग्री दैट द महाभारत वॉज मेंट टू बी ए ड्रामेटिक स्टोरी एंड दैट द डिडक्टिव पोर्शन वर प्रोबेबली एडेड लेटर, इसको बाद में जोड़ा गया था, जो अपन पढ़े ना सेकंड उपदेशात्मक, इसको काफ़ी सारे इतिहासकार कहते हैं इसको बाद में जोड़ा गया था, ठीक है। तीसरा, महाभारत का ऐतिहासिक महत्व भी है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ महाभारत, ऐतिहासिक महत्व भी इसका, कि आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा गया है, महाभारत को इतिहास में रखा गया है, यानी कि द टेक्स्ट इज डिस्क्राइब्ड एज एन इतिहास विद इन अर्ली संस्कृत ट्रेडिशन, इतिहास के अंदर रखा गया इस टॉपिक को, ठीक है, महाभारत को। महाभारत की मुख्य कथा दो परिवारों के बीच हुए युद्ध का चित्रण है, जो कि अपन पहले पढ़ चुके। कौरवों और पांडवों के बीच में जो लड़ाई या युद्ध हुआ था, उन दोनों के बारे में, दोनों युद्ध के बारे में इसमें लिखा हुआ है। द मेन स्टोरी ऑफ महाभारत इज द डिपिक्शन ऑफ वॉर बिटवीन टू फैमिलीज। महाभारत में बंधुओं के दो दलों, कौरवों तथा पांडवों के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुए युद्ध का वर्णन किया गया है। बिल्कुल सही है, यानी कि द महाभारत डिस्क्राइब्स द वॉर बिटवीन टू पार्टीज ऑफ बांधव, जिसको अपन कजिन्स बोलते हैं, ठीक है, कजिन, द कौरव्स एंड द पांडवस वर ओवर लैंड एंड पावर। ये आपको पता ही, अपन देखा था कि भूमि और सत्ता को लेकर कौरव पांडव आपस में लड़ लेते हैं, फाइनली जो है वो पांडवों की जीत होती है, कौरव 100 होने के बावजूद भी हार जाते हैं, वो सब अपन बातें पढ़ रखी है। दोनों ही दल कुरु वंश से संबंधित थे, दोनों के वंश को डायनेस्टी कौन सी थी, कुरु वंश से संबंधित थे, और इस युद्ध में पांडवों की विजय हुई। महाभारत में तत्कालीन धार्मिक, नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अवस्थाओं का वर्णन है, ठीक है, यानी कि बोथ द पार्टीज बिलोंग टू द कुरु डायनेस्टी, दोनों ही कुरु डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, और द पांडवस वर विक्टरीज इन दिस वॉर, और द महाभारत डिस्क्राइब द कंटेम्प्रेरी रिलीजियस, मॉरल, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन, इन सब का ये जो महाभारत वर्णन करता है। नंबर 4 की बात करें, महाभारत का साहित्यिक महत्व भी है, लिटरेरी इंपॉर्टेंस ऑफ महाभारत। इस ग्रंथ में वीर रस की प्रधानता है, मतलब बहुत ही कहते हैं ना, कहानियाँ सुनाएगी। वीर रस का मतलब ये होता है जब लड़ाइयों की बातें हो, योद्धाओं की बातें हो, ऐसे वाली। इस ग्रंथ में वीर रस की प्रधानता है, परंतु कहीं कहीं श्रृंगार रस और शांत रस भी मिलते हैं। वीर रस इज प्रीडोमिनेंट इन दिस बुक या इन दिस ग्रंथ या इन दिस टॉपिक, बट इट इन ऑफ सम प्लेसेस श्रृंगार रस एंड शांत रस, जिसको अपन बोलते हैं, कौन सा, हाँ, शांत रस, आर टू ऑल्सो फाउंड। इट इन दिस नेक्स्ट मैनी एग्जेक्टिव्स एंड वर्सेस आर यूज्ड, और काफ़ी अनेक छंदों, उपमाओं, अलंकारों का भी इसके अंदर प्रयोग किया गया है, ठीक है। नंबर 5वां है, महाभारत भारतीय ज्ञान का विश्वकोश है। महाभारत एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन नॉलेज, भारतीय ज्ञान का विश्वकोश माना जाता है इसको, ठीक है। तो महाभारत धार्मिक एवं लौकिक भारतीय ज्ञान का विश्वकोश है। ये तो हेडिंग की जैसी होगी। द महाभारत इज एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजियस एंड
टेम्पोरल इंडियन नॉलेज, ठीक है। ये तो खैर नहीं है। फिर आगे लिखेंगे आदि पर्व में महाभारत को केवल इतिहास ही नहीं बल्कि धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, नीतिशास्त्र तथा मोक्ष शास्त्र भी कहा गया है, ठीक है। इन द आदि पर्वन महाभारत हैज बिन कॉल्ड नॉट ओनली हिस्ट्री, ऐसा नहीं सिर्फ इतिहास में इस टॉपिक को रखा गया है, साथ ही साथ बट ऑल्सो धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, नीतिशास्त्र एंड मोक्ष शास्त्र, इसमें भी इस महाभारत को रखा गया है। अगर इतने सारे शास्त्रों में धर्म, अर्थ, सब काम, मोक्ष सब के अंदर अगर रखा गया तो महाभारत तो एक तरीके से भारतीय ज्ञान का तो पूरा विश्वकोश ही हो गया, ठीक है। इसलिए बात सही बैठती है। फिर छठा, महाभारत का नीतिबोध। नीतिबोध का मतलब प्रीचिंग्स ऑफ महाभारत। महाभारत में जगह जगह नीति का उपदेश है, ठीक है। जगह जगह पर हम जब इसको पढ़ेंगे तो नीति का उपदेश इसका दिया गया है। भीष्म का राजनीति तथा धर्म के विभिन्न पक्षों पर शांति पर्व में लंबा प्रवचन है। नीतिकारों में विदुर का महत्वपूर्ण स्थान होता था। विदुर जैसे कि जो नीतियां बनाता था, जो पॉलिसी बनाता था, उसमें एक होता है विदुर। उस विदुर का बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज, जैसे कि अपने जो लोकतंत्र डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का बड़ा पद होता है, तो कोई भी नीतियाँ पॉलिसी बनेगी तो प्राइम मिनिस्टर हमारे लिए बड़ी वैल्यूएबल है, प्रधानमंत्री की बातों को बड़े ध्यान से रखा जाता है। वैसे ही विदुर का महत्वपूर्ण स्थान था। तो लॉन्ग इन द महाभारत देयर इज प्रीचिंग ऑफ पॉलिसी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। भीष्म हैज ए डिस्कोर्स ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड रिलीजियस एंड शांति पर्व। विदुर हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस अमंग पॉलिसी मेकर्स, उनमें इसका बड़ा इंपॉर्टेंस होता था। नंबर 7वें की पॉइंट की बात करें, महाभारत में वर्णित समाज, सोसाइटी डिस्क्राइब्ड महाभारत। महाभारत में समाज को कैसे दिखाया गया है वो भी लिखते हैं अपन। तो महाकाव्य काल में वर्ण व्यवस्था सुदृढ़ हो चुकी थी, ये बातें लिखी हुई है। अपन को पता है उस टाइम पर थोड़ी वर्ण व्यवस्था है वो मजबूत हो गई थी। ब्राह्मणों के द्वारा 4 वर्णों को अपनाया जाता था, सोसाइटी वैसे ही चलती थी। द वर्ण सिस्टम हैड बीन स्ट्रेंथन्ड इन द एपिक पीरियड। उसमें समाज 4 प्रमुख वर्गों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 मेजर वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों वर्ण में ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, बिल्कुल समाज समझा जाता था। फिर भी महाभारत में शील और सदाचार को सामाजिक व्यवस्था का आधार माना गया था। हाँ, ये बात ठीक है कि चारों वर्णों में ब्राह्मण सबसे ऊपर थे, सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, लेकिन फिर भी ये भी लिखा हुआ है महाभारत में कि शील और सदाचार जो जिसके मतलब कहते हैं धैर्य हो, लोगों के प्रति प्यार प्रेम हो, उनको भी सामाजिक व्यवस्था का एक आधार माना जाता था कि भाई उस अकॉर्डिंग इंसान की पहचान होनी चाहिए। तो ये भी है। हालांकि द ब्राह्मण वर्ण वॉज कंसिडर्ड बेस्ट अमंग द 4 क्लासेस। नेवरदलेस इन द महाभारत मॉडेस्टी एंड वर्च्यू वर कंसिडर्ड एज द बेसिस ऑफ सोशल ऑर्डर, ये भी रखा जाता था ध्यान, ठीक है। अभी ये 7वां पॉइंट पूरा नहीं हुआ है, 7वां पॉइंट का एक पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। महाभारत के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र व्यक्ति कर्म से होता है न कि जन्म से। ये बड़ी चीज है, महाभारत में ये बात बहुत बड़ी लिखी हुई है। इसमें 4 वर्णों को जरूर अपनाया जाता था, लेकिन 4 वर्णों के बारे में भी लिखा हुआ जरूर है, और ब्राह्मणों को ऊपर भी बताया गया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों को कर्म के बेस पर, कि जो व्यक्ति जैसा काम करता है उस अकॉर्डिंग वर्ण में उसका रखा जाना चाहिए, न कि जन्म से, ठीक है। ये बड़ी चीज है, ध्यान रखना, इसका कंफ्यूज मत हो जाना। अकॉर्डिंग टू महाभारत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र आर क्रिएटेड बाय एक्शन एंड नॉट बाय बर्थ, ठीक है, काम से, न कि बर्थ, जन्म से, ठीक है। महाभारत कालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति अधिक उच्च नहीं थी। हालांकि स्त्रियों को ज़्यादा अच्छा नहीं माना, मतलब उतनी अधिकार नहीं दिए जाते थे, उतने राइट्स उनके पास में नहीं थे, उनकी स्थिति ज़्यादा ठीक नहीं थी। वे तो सिर्फ उसे पुरुषों पर डिपेंड रहती थी, वे प्राय पुरुषों पर निर्भर थी, क्योंकि बहुपति विवाह था, बहुपत्नी प्रचलित थी, स्वयंवर प्रथा भी प्रचलित थी। शूद्रों की स्थिति और ज़्यादा शोचनीय थी, उन्हें अन्य वर्णों के कर्मों को अपनाने, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार थोड़ा सा नहीं था। हालांकि कर्म के आधार पर था, फिर भी उनको कम ही प्रायोरिटी दी जाती थी। तो हम देख सकते हैं कि महाभारत में कुछ बातें ढील दी गई है, तो उनमें मतलब लचीलापन है, उतना स्ट्रिक्ट नहीं है। जब ये कहा गया है कि कर्म के आधार पर होना चाहिए, तो फिर शूद्रों की कंडीशन क्यों खराब थी? इसका मतलब ये है कि उतना अच्छा नहीं कह सकते। हम समझ सकते हैं कि जो 4 वर्ण थे उनकी अकॉर्डिंग समाज चलता था। इन द सोसाइटी ड्यूरिंग महाभारत टाइम the position of women was not very high. They were often dependent on men. Polyandry types of marriage were prevalent, or swayamvar system was also prevalent, or the condition of the शूद्र was deplorable, यानी उनकी थोड़ी कंडीशन और भी ज़्यादा खराब थी शूद्र, क्योंकि they did not have the right to adopt the occupation of other classes and get education. यानी कि वो वैसे ही वही 3 जो अपर कास्ट थी, कौन सी, ब्राह्मण और
के अपने क्षत्रिय और वैश्य इन्हीं पर डिपेंडेंसी थी, ये उन्हीं के काम करते थे। अलग से कौन सी स्टडी करनी है क्या क्या, उतना राइट्स इनके पास में नहीं थे। बात करते हैं दार्शनिक महत्व की, फिलोसॉफिकल इंपॉर्टेंस क्या है महाभारत का। तो गीता का दर्शन भी महाभारत का एक अंग है। गीता का जो दर्शन है वो महाभारत का एक अंग है, इसका मतलब दार्शनिक बड़ी वैल्यू है, ये बढ़िया एग्जाम्पल है उसका। तो गीता का दर्शन भी महाभारत का एक अंग है। इसमें ज्ञान, भक्ति और कर्म का सुंदर समन्वय स्थापित किया गया है। ठीक है, गीता में कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग तीनों को ही मोक्ष का साधन माना गया है गीता के अंदर। ठीक है, बिल्कुल सही है। गीता में कर्म योग, ज्ञान योग और क्या नाम उसका, भक्ति योग, तीनों को ही गीता के अंदर जो है मोक्ष का साधन माना गया कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, मोक्ष का मतलब होता है जैसा हमारा जन्म हुआ इसके बाद में वापस पुनर्जन्म नहीं होना हमेशा, क्योंकि कहा जाता है कि 84 लाख योनियों से निकलने के बाद में एक इंसान बनता है, ये मनुष्य जीवन मिलता है। तो कभी कीड़े बनोगे, कभी मकोड़े बनोगे, कभी कुछ बनोगे, कभी कुछ बनोगे, तब जाके वापस 84 लाख योनियाँ बिताओगे, तब जाके वापस बनोगे। इसलिए मोक्ष की अगर प्राप्ति हो जाएगी तो स्वर्ग में रहेंगे आराम से, ऐसा माना जाता है। तो अगर आपको मोक्ष में जाना है तो इन तीनों योग को करना चाहिए, ये लिखा हुआ गीता में। इस दृष्टि से गीता का दृष्टिकोण समन्वयात्मक है। फिर भी गीता में भक्ति मार्ग को श्रेष्ठता पर अधिक बल दिया गया है। तो फिलोसॉफी ऑफ गीता इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ महाभारत। इट इज एन ब्यूटीफुल amalgamation of knowledge, devotion and action. In the Gita, Karma Yoga, Jnana Yoga and Bhakti Yoga, all three are considered as the means of salvation. From the point of view, the approach of Gita is very sacred. Nevertheless, in the Gita, more emphasis has been laid on the superiority of the path of devotion. फिर भी जो है उसको डिवोशन को, भक्ति मार्ग को श्रेष्ठता से गीता के अंदर दिखाया गया, उसको उस पर बल दिया गया। ठीक है, फोर्थ, भारत में आदर्श, आइडियल इन महाभारत। ठीक है, महाभारत में आदर्श, आइडियल इन महाभारत। महाभारत में कौन कौन से आदर्श हैं वो भी अपन देख लेते हैं। तो देखो, विदुर, अभी अपन ने पढ़ा था कि विदुर एक पोस्ट मानी जाती थी, उसके इंपॉर्टेंस पद माना जाता था। तो विदुर एक उच्च कोटि का विद्वान एवं नीति शास्त्र तथा धर्मशास्त्र का ज्ञाता था। तभी तो मैंने देखा ना, नीतियां बनाने की पोस्ट होती थी, ऐसा मान लो विदुर बोलते थे उसको। विदुर एक उच्च कोटि का विद्वान तो होना ही था, क्योंकि तभी तो पोलिस से नीति अच्छी बना पाता था। तो विदुर एक उच्च कोटि का विद्वान एवं नीति शास्त्र धर्मशास्त्र ज्ञाता था। वह धृतराष्ट्र को सलाह देते हुए कहता है कि राजा होते हुए उन्हें अपने पुत्र की महत्वाकांक्षाओं को अपने निर्णयों में आड़े नहीं आने देना चाहिए। यानी कि ये कहता है कि सलाह देता है कि राजा है, फिर भी अगर कोई पुत्र कोई महत्वाकांक्षी है, कुछ काम करना चाह रहा है और अच्छा वर्क काम कर रहा है, तो उसके बीच में आड़े आने की जरूरत नहीं है, उसको टोकना नहीं चाहिए। क्योंकि राजा जो होता है, राजा तो राजा होता है, वो कहता है कि बेटा कौन है, मैं हूँ जब तक, लेकिन उसको नहीं टोकना चाहिए। भीष्म धर्म और न्याय के प्रतीक होते हुए अपनी प्रतिज्ञा के कारण हस्तिनापुर के राज सिंहासन से बंधे हुए हैं। अब वो क्या है, भीष्म धर्म और न्याय के प्रतीक हैं, फिर भी राज सिंहासन में बंधे हुए तो कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, युधिष्ठिर अनेक कष्ट सहन करते हुए भी धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हैं। ठीक है, फिर भी वो करते हैं। तो महाभारत में द्रौपदी का आदर्श नारी के रूप में चित्रित की गई है, बिल्कुल सही है। ये सब आदर्श है भाई, महाभारत के अंदर द्रौपदी को कितना अच्छा एक आदर्श नारी के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, तो ये सब अपन कह सकते हैं कि आइडियल है महाभारत के। तो विदुर वॉज ए स्कॉलर ऑफ हाई ऑर्डर एथिक्स एंड थियोलॉजी। ही एडवाइजेस धृतराष्ट्र दैट ए किंग, जो कि एक राजा है, he should not let his son's ambitions come in the way of his decisions. Bhishma, despite being a symbol of justice, is bound by the throne of Hastinapur because of his vow. ठीक है, Yudhishthir follows the path of dharma even after suffering many hardships. ठीक है, द्रौपदी को एक अच्छी नारी बताया गया, द्रौपदी portrayed as a ideal woman in the महाभारत। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो अपन महाभारत के आदर्श में मान सकते हैं। बहुत इजी है, एक दो बार ऐसे मेरे साथ के साथ इस क्लास को भले लिखो ही मत, ऐसे पढ़ भी लोगे ना तो भी ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर महाभारत का सामाजिक मूल्य, सोशल वैल्यू ऑफ महाभारत। तो महाभारत की सामाजिक की व्यवस्था में कर्म को अधिक महत्व दिया गया है, बिल्कुल सही, कर्म प्रधान है। कर्म हैज गिवन मोर इंपॉर्टेंस इन द सोशल सिस्टम ऑफ महाभारत। उसके अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र व्यक्ति कर्म से होता है, न कि जन्म से। ये बात काफ़ी अच्छी लिखी हुई है। हालांकि मैंने देखा था कि शूद्र की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी इनमें लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू इट, ए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड ए शूद्र आर मेड बाय एक्शन एंड नॉट बाय बर्थ। फिर द्रोणाचार्य और परशुराम जी की बात लिखी हुई है कि द्रोणाचार्य और परशुराम जन्म से ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय कर्म में रत थे। लड़ाई झगड़े करना या फिर ऐसा मान लीजिए कि तीरंदाजी करना, इनमें काम करते थे। जबकि ब्राह्मण का काम क्या होता है, कलम उठाना।
तो ये चीज़ें द्रोणाचार्य परशुराम जन्म से ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय काम जो होता था वो करते थे, ठीक है, कार्य में रत थे। समाज में जन्मजात वर्ण का भी महत्व था, परंतु गुण कर्म के आदेश से लोगों को कर्म करने की स्वतंत्रता मिलने लगी, कि जिसमें कुछ गुण होते हैं, भले वो शुद्र है, लेकिन अगर उसमें गुण ऐसा लगता है कि क्षत्रिय वीर बन सकता है तो उसको उस अकॉर्डिंग उसके हाथ में तलवार देनी चाहिए। ये चीज़ें पहले होती थी। तो ये अपन देख लिया कि द्रोणाचार्य एंड परशुराम बीइंग ब्राह्मण बाय बर्थ, जन्म से वो ब्राह्मण थे, और एंगेज्ड इन क्षत्रिय डीड्स, लेकिन वो काम कौन सा करते, क्षत्रियों वाला काम करते थे। देयर वॉज ऑल्सो इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ण बाय बर्थ इन द सोसाइटी, बिल्कुल सही बात है, यानी कि परंतु गुण कर्म के आदेश को ये वाली चीज़ देगी, बट पीपल स्टार्टेड गेटिंग फ्रीडम टू वर्क एज पर देयर मेरिट, उसमें क्या मेरिट है, उसमें क्या गुण है, उसके आधार पर भी लोग वो काम करने की एडवाइस देने लग गए थे। काफ़ी बढ़िया चीज़ लिखी हुई है। फिर धार्मिक जीवन, रिलीजियस लाइफ कैसी थी महाभारत काल में। तो महाभारत टाइम पीरियड के अंदर, महाभारत काल में ब्रह्मा विष्णु शिव गणेश पार्वती दुर्गा लक्ष्मी आदि देवी देवताओं की उपासना की जाती थी। धर्म की अपन अगर बात करें तो इन द महाभारत पीरियड गॉड्स लाइक ब्रह्मा विष्णु शिव गणेश पार्वती दुर्गा लक्ष्मी एक्सेट्रा इनकी वर वर्शिप्ड, इनको पूजा जाता था, इनकी पूजा अर्चना की जाती थी, उपासना की जाती थी। और इस युग में अवतारवाद का सिद्धांत लोकप्रिय होने लगा था। अवतार कहते हैं ना, ये भगवान विष्णु के अवतार हैं, ये भगवान कृष्ण के अवतार, ऐसे अवतार, ठीक है। राम कृष्ण आदि को विष्णु का अवतार मानकर उनकी उपासना की जाती थी। जैसे अपन राम और कृष्ण जी कैसे उपासना करते हैं कि ये भगवान विष्णु के मतलब उनकी क्या है, अवतार, इसलिए हम उनको मानते हैं। और इस युग में यज्ञों का भी, यज्ञ जो कराते हैं ना, यज्ञ, उसका भी काफ़ी महत्व बना हुआ था। इस युग में कर्मवाद व पुनर्जन्मवाद के सिद्धांत भी काफ़ी लोकप्रिय थे, कि जो कर्म करेगा वो तो अपने पढ़ लिया। पुनर्जन्म का मतलब वापस से कहते हैं कि वापस आपको मनुष्य जीवन मिलेगा, पुनर्जन्म मिलेगा। इस सिद्धांत को भी काफ़ी फेमस कर रखा था इस टाइम पीरियड में। तो ये हो गया एक्सेप्ट ड्यूरिंग दिस एरा द थ्योरी ऑफ इंक्रेनेशन ऑफ बिकमिंग पॉपुलर, राम कृष्ण एक्सेट्रा वर वर्शिप्ड इन इंक्रेनेशन ऑफ विष्णु, यानी उनके अवतार थे। द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, यज्ञ ना, यज्ञ रिमेन इन दिस एरा, और द प्रिंसिपल ऑफ कर्मणम एंड कर्मणम एंड रेनमोशन वर ऑल्सो पॉपुलर इन दिस एरा। इस एरा के अंदर यानी कि जो पुनर्जन्म है, पुनर्जन्म को और कर्मवाद को, यानी कि ये कर्मवाद है और ये पुनर्जन्म है, वापस से जन्म होना, इनको भी ज़्यादा लोकप्रिय कर रखा था। और लास्ट में 2 लाइन और लिख देना। उपयुक्त वर्णन से ही स्पष्ट होता है कि मॉरिस विंटरनिड्स का ये कथन सही प्रतीत होता है कि महाभारत संपूर्ण साहित्य का प्रतिनिधित्व करता है। फ्रॉम द एबो डिस्क्रिप्शन इट इज क्लियर दैट द स्टेटमेंट ऑफ मॉरिस विंटरनिड्स, ठीक है, हाँ विंटरनिड्स सीम्स टू बी करेक्ट दैट महाभारत रिप्रेजेंट मोर ऑफ एन एंटायर लिटरेचर, पूरे लिटरेचर का प्रतिनिधित्व करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लेना। बहुत लॉन्ग है, लगभग 500 शब्दों में इसका आंसर लिखना होता है। निबंधात्मक प्रश्न है पूरा ऐसे टाइप। अगर इसके ऊपर निबंध भी आए तो शानदार तरीके से लिखना आपको आ जाएगा। आज के बाद अच्छे से लिख लेना, 1-2 बार इसको पढ़ लेना तो इजीली आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। छोटी सी क्लास लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा। ओके।